नमस्कार, 14 के चक्रू में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद आरिफ कुरैशी। मोदी मोदी और मोदी एक ऐसा नाम बन चुका है जो घर से लेकर बैठक तक और बैठक से लेकर गांव तक, गांव से लेकर शहर तक और शहर से लेकर प्रदेश तक, प्रदेश से लेकर देश तक और अब तो देश से लेकर विदेश तक भी चर्चा का विषय बना हुआ है। भारत में कुछ भी हो, लेकिन पाकिस्तान में उसकी चर्चा होना लाजमी है। बीजेपी के पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने पिछले दिनों पार्टी के शुभचिंतकों के जरिए भड़काऊ भाषण दिए जाने पर अपनी नाराजगी जाहिर की। मोदी ने ट्वीट करके कहा कि इस तरह के गैर जिम्मेदाराना बयान की मैं निंदा करता हूं। दरअसल पिछले दिनों कुछ नेताओं ने, अगर गिरिराज सिंह की बात की जाए और विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया की बात की जाए, तो उन्होंने भड़काऊ भाषण दिया था, जिसको लेकर पूरा हंगामा राजनीति की गलियों में पसरा हुआ था। जब पानी सिर से ऊपर गुजर जाए तो कुछ न कुछ तदबीर करनी पड़ती है। शायद बीजेपी के पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी को भी इसी बात ने प्रेरित किया है। तभी तो मोदी ने अपनी चुप्पी तोड़ी और पिछले दिनों उनके शुभचिंतकों के जरिए दिए गए विवादास्पद बयान की निंदा कर डाली। हालांकि मोदी ने किसी का नाम लिए बगैर ही अपनी नाखुशी का इजहार किया है, पर इनका इशारा कहां है, इसे आसानी से समझा जा सकता है। मोदी ने सिर्फ निंदा ही नहीं की, बल्कि अपील भी कर डाली कि ऐसे गैर जिम्मेदाराना बयान से हर हाल में बचा जाए। नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया, ऐसे गैर जिम्मेदाराना बयान की निंदा करता हूं और ऐसा करने वालों से मैं अपील करता हूं कि वो इससे बचे। मोदी की नाराजगी विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया और बिहार की नवादा से पार्टी उम्मीदवार गिरिराज सिंह के भड़काऊ बयान के बाद सामने आई है। वहीं नरेंद्र मोदी ने बीजेपी के बढ़ते जनाधार को लेकर अपनी खुशी का भी इजहार किया। मोदी ने आगे ट्वीट करते हुए कहा, पूरा देश भारतीय जनता पार्टी की तरफ देख रहा है, क्योंकि ये सुशासन और विकास के मुद्दे पर आम लोगों के बीच पहुंच रहा है। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगे ट्वीट किया, बीजेपी के शुभचिंतक होने का दावा करने वाले संकीर्ण बयान के जरिए विकास और सुशासन के मुद्दे से प्रचार अभियान को भटका रहे हैं। दरअसल पिछले दिनों पार्टी नेता गिरिराज सिंह ने मोदी विरोधियों को पाकिस्तान भेजने का विवादास्पद बयान दिया था, तो वहीं वीएचपी अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया ने हिंदू बहुल इलाकों से मुसलमानों को अपने घर खाली करने का फरमान जारी किया था। माना तो ये भी जाने लगा है कि दोनों ने मोदी की मोहब्बत में नहीं बल्कि मुखालफत में इतने कड़वे बयान दिए। दरअसल गिरिराज के बारे में कहा जाता है कि उन्हें पसंद की सीट न दिए जाने से वो नाराज हैं और तोगड़िया मोदी को पीएम बनते नहीं देखना चाहते। इसलिए दोनों ने एक खास धर्म के लोगों का कुछ ही हद तक सही मोदी की तरफ झुकाव देखते हुए भड़काऊ बयान देना मुनासिब समझा। लेकिन इन दोनों के बयान के बारे में पूरी सदाकत से कुछ भी कह पाना मुश्किल है, क्योंकि भला इस तरह का बयान देने वालों से कैसे मानेंगे कि वो मोदी से प्यार नहीं करते। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल वन न्यूज। तो आखिर ये राजनीति की गलियों में जो एक चर्चा चल रही है, बयानबाजियों का दौर चल रहा है, ये कहां जाके सिमटेगा? इसी को समझने के लिए इस वक्त हमारे साथ मनोज वर्मा साहब, हमारे पॉलिटिकल एडिटर हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है वर्मा साहब। वर्मा साहब, ये देखा आपने जिस तरह से तमाम बयानात दिए जाते हैं, उसके बाद में मोदी की प्रतिक्रिया आती है कि इन बयानों को ना दिया जाए, क्या कैसे देखते हैं आप? देखिए, इसमें दो बातें हैं आरिफ। पहली बात तो यह है कि जो गिरिराज सिंह भाजपा के जो बिहार में उम्मीदवार हैं, भाजपा के नेता गिरिराज सिंह ने जो बयान दिया, पाकिस्तान को लेकर जो बयान दिया उन्होंने कि जो मोदी विरोधी हैं उनको पाकिस्तान जाना पड़ेगा चुनाव के बाद, जो प्रवीण तोगड़िया ने बयान दिया,
इस तरह के बयान से नरेंद्र मोदी को ही नुकसान होने वाला है। नरेंद्र मोदी इस तरह के बयान ना तो दे रहे हैं, ना पार्टी की अधिकृत रूप से वो लाइन है। लिहाजा नरेंद्र मोदी ने समय रहते उसका खंडन करना, उससे अपने आप को अलग करना ज्यादा बेहतर समझा, क्योंकि अगर ध्रुवीकरण की राजनीति होगी तो कहीं ना कहीं मोदी को लेकर सवाल उठेंगे और मोदी नहीं चाहते हैं कि उनके विकास का एजेंडा कहीं ना कहीं भटके। लिहाजा उन्होंने समय रहते ट्वीट करके गिरिराज सिंह, उन्होंने नाम नहीं लिया गिरिराज सिंह का, उन्होंने प्रवीण तोगड़िया का नाम नहीं लिया, लेकिन ट्वीट करके अपने समर्थकों से यह कह दिया कि वो इस तरह की बयानबाजी ना करें जो किसी को ठेस पहुंचाने वाली हो या विवाद खड़ा करने वाली हो। लेकिन वर्मा साहब, एक पहलू उसका यह भी बताया जा रहा है कि जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट के जरिए कहा कि इस तरह के बयान न दें, प्रवीण तोगड़िया की बात की जाए वर्मा साहब या फिर गिरिराज सिंह की बात की जाए, कहा जाता है मुखालफत करते थे ये दोनों, कहीं मुखालफत का कोई अंश तो नहीं है? नहीं, इसमें गिरिराज सिंह को तो नरेंद्र मोदी का करीबी माना जाता है आरिफ, और अभी कुछ दिन पहले तक गिरिराज सिंह बिल्कुल नरेंद्र मोदी को पीएम पद का उम्मीदवार बनाया जाए इसको लेकर झंडा उठाए घूम रहे थे पूरे बिहार में। जहां का तोगड़िया का सवाल है, प्रवीण तोगड़िया जी का सवाल है, वो निश्चित रूप से उनके बारे में माना जाता है कि कहीं ना कहीं उनका नरेंद्र मोदी से 36 का आंकड़ा है, और जो उनका बयान इस मौके पर आया है तो मोदी समर्थकों ने इसको यह माना है कि शायद तोगड़िया अपने बयानों से एक ऐसी राजनीति का विवाद खड़ा करना चाहते हैं जो कहीं ना कहीं मोदी को नुकसान पहुंचाने वाली हो सकती है, भाजपा को नुकसान पहुंचाने वाली हो सकती है। नरेंद्र मोदी और भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व ये कतई नहीं चाहता कि इस समय ध्रुवीकरण ऐसा हो जो जिसके तहत माइनॉरिटी, खासतौर से मुसलमान, बीजेपी को हराने के लिए वोट दे। लिहाजा गिरिराज सिंह या प्रवीण तोगड़िया के बयानों से मोदी ने तुरंत अपने आप को अलग करना उचित समझा। अच्छा वर्मा साहब, एक राजनीति ये भी चल रही है कि तमाम पार्टियों के नेताओं की बात की जाए, वो बार बार जो है इल्जामात लगाते हैं, बार बार बयान देते हैं, और कोई ऐसा शख्स जो पार्टी के अंदर बहुत ज्यादा पकड़ रखता हो वो आता है, कहता है कि हम इस बयान का खंडन करते हैं, हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, वो उनका निजी जिंदगी का मामला है। तो ये बार बार होता रहा, आखिर ये चीजें क्या हैं? देखिए, राजनीति में इस तरह की बयानबाजी होती रहती है। राजनीति में कुछ चीजें ऐसी बोली जाती हैं जो पब्लिक का फीडबैक क्या है, पब्लिक के बीच में उसकी क्या प्रतिक्रिया हो रही है, वो फीडबैक लेने के लिए एक नेता से बुलवाई जाती है। अगर वो बात सटीक बैठी, लक्ष्य पे सटीक बैठी, तब तो ठीक। अगर वो बात खिलाफ में गई तो पार्टी उससे खुद को अलग कर लेती है। तो ये एक प्रकार की पार्टियों की रणनीति होती है, जिसमें हम देखते हैं कि हर दल में कुछ नेता ऐसे होते हैं जो कोई भी बयान दे देते हैं, बाद में जब उसकी नकारात्मक प्रतिक्रिया जनता के बीच होती है या सार्वजनिक रूप से उसकी आलोचना होती है तो राजनीतिक दल उससे अपने आप को तुरंत अलग करके एक बयान दे देते हैं कि यह फलाने नेता का निजी विचार है, इसका पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। मतलब पूरी प्लानिंग जो होती है वो आला नेताओं के माध्यम से होती है, और फिर जैसे कि नकारात्मक अगर रिजल्ट आया तो फिर उससे पार्टी किनारा कर लेती है। बिल्कुल, राजनीति में देखिए हर चीज सोची समझी होती है। राजनीति में जो भी बयान होते हैं, जो भी शब्द होते हैं, जो भी चाल चली जाती है, जो भी दांव होते हैं, वो अपने अपने लक्ष्य को ध्यान में रखकर ही चले जाते हैं। लेकिन जहां तक पाकिस्तान का सवाल उठा कि पाकिस्तान में भारत के चुनावों को लेकर चर्चा हो रही है आरिफ, तो भारत और पाकिस्तान दोनों ऐसे देश हैं कि अगर पाकिस्तान में चुनाव होते हैं तो उनकी चर्चा भारत में होती है, और भारत में चुनाव होते हैं तो पाकिस्तान में चर्चा होती है। तो ये एक नॉर्मल सी बात है। इसमें आज पाकिस्तान सहित पूरी दुनिया का जो नजर है वो भारत के इन चुनावों पर लगी हुई है कि आखिर मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी जीतती है या नहीं जीतती है। और गिरिराज सिंह के अगर बयान को अगर वर्मा साहब देखा जाए तो उन्होंने यही कहा था कि जो मोदी विरोधी है उनको पाकिस्तान भेज दिया जाएगा। तो ताल्लुक क्या है पाकिस्तान में और मोदी विरोधी में, आखिर वो इशारा किसकी तरफ था? देखिए, भारत में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो पाकिस्तान विरोधी राजनीति करते हैं। हाँ, और उन्हें लगता है कि हम पाकिस्तान के खिलाफ बोलेंगे तो शायद एक जो ऐसा तबका है जो पाकिस्तान के आतंकवाद से खफा है कि पाकिस्तान जिस प्रकार से आतंकवाद को बढ़ावा देता है उसके खिलाफ है, उसका समर्थन मिल जाए। इसी प्रकार पाकिस्तान में भी तमाम नेता ऐसे हैं, गुट ऐसे हैं या आतंकवादी संगठन ऐसे हैं जो भारत विरोधी बयान देते हैं। उन्हें यह लगता है कि अगर वो भारत विरोधी जितना बोलेंगे उतना पाकिस्तान की आवाम उनका समर्थन करेगी, पाकिस्तान की आवाम उन्हें अपना हीरो
हीरो मानेगी। लेकिन दरअसल ऐसे नेता दोनों देशों की जनता की भावनाओं को समझते नहीं है, चाहे पाकिस्तान के लोग हों या हिंदुस्तान के लोग हों। दोनों देश की जो आवाम है वो शांति के साथ रहना चाहती है, वो नफरत के साथ जीना नहीं चाहती। लेकिन जो राजनेता होते हैं, जो उग्रपंथी तत्व होते हैं, वो अपनी अपनी राजनीति के लिहाज से, वो चाहे पाकिस्तान में बैठे लोग हों या इधर के लोग हों, अपनी अपनी राजनीति के लिए वो पाकिस्तान विरोधी या भारत विरोधी बातें करते हैं। अच्छा, ये बयान से पलटने वाली राजनीति पे खूब चली है वर्मा साहब। अगर मैं किसी भी नेता की बात करूं, मान लीजिए मैंने कांग्रेस के दिग्विजय सिंह की बात की, उन्होंने कोई बयान दिया, वो पलट गए। गिरिराज सिंह इस बयान को देने के बाद उन्होंने कहा कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। प्रवीण तोगड़िया ने मीडिया पर ही मुकदमा कर दिया। तो बयान से भी पलटा जाता है ये तमाम चीजें देने के बाद में? देखिए, राजनीति की तो एक नई शैली बन गई है कि पहले कोई बयान दो, उसका ठीकरा या तो मीडिया को फोड़ दो या फिर यह कहो कि मैंने इस संदर्भ में नहीं कही थी, इस संदर्भ में बात कही थी, मेरे बयान को गलत समझा गया। अब ये एक तरीका ऐसा होता है राजनीति में कि अपनी बात कह दीजिए, अब बात चल गई तो ठीक है, वरना हाथ पीछे खींच लीजिए। और राजनेता जो हैं मौका देखकर किसी पे भी ठीकरा फोड़ने से चूकते नहीं हैं। गिरिराज सिंह जी अब ये समझा रहे हैं कि उन्होंने पाकिस्तान भेजने की बात किसके लिए की थी, क्यों की थी, लेकिन ये बात उन्हें तब कह रहे हैं जब नरेंद्र मोदी ने भाजपा अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने उनकी फटकार लगाई कि भाई आपने ऐसा बयान क्यों दिया और किसके लिए दिया। इसलिए गिरिराज सिंह को भी एहसास हुआ कि मेरे इस बयान से पार्टी को नुकसान हो सकता है, लिहाजा उन्होंने भी बयान से पलटने में देर नहीं लगाई। वर्मा साहब, अब नरेंद्र मोदी ने भी कह दिया कि इस तरह के बयान अब नहीं दिए जाने चाहिए। क्या वाकई आपको लगता है कि बीजेपी के नेताओं की तरफ से इस तमाम चीजों पर लगाम जो है वो लगाई जा सकेगी? देखिए, बीजेपी में एक तबका ऐसा है, केंद्रीय नेता वो चाहे नरेंद्र मोदी हो या राजनाथ सिंह हो या सुषमा स्वराज हो, अरुण जेटली हो या आडवाणी हो, ऐसे नेता हैं जो इस समय ये ऐसे बयानबाजी करके, जो ऐसे बयान हो जो किसी प्रकार की मजहब राजनीति का संदेश देते हो या उग्रपंथी राजनीति का संदेश देते हो, वो नहीं दे रहे हैं। उसके पीछे उनका मत यह है कि विकास के मुद्दे पर राजनीति हो, महंगाई और भ्रष्टाचार। भाजपा के पास महंगाई, भ्रष्टाचार और विकास, तीन ऐसे मुद्दे हैं जिस पर वो लगातार कांग्रेस पे अटैक कर रही है। लेकिन कुछ नेता हैं बीजेपी में जो अपने विवादित बयान देकर कुछ स्थितियां ऐसी पैदा कर दे रहे हैं कि उसमें कभी नरेंद्र मोदी को फटकार उनकी लगानी पड़ती है, कभी राजनाथ सिंह को फटकार लगानी पड़ती है। तो ये एक, लेकिन दूसरी तरफ भी हम देखें, अगर समाजवादी पार्टी की बात करें तो उसमें आजम खां ऐसे हैं जो भड़काऊ बयान देते हैं। कांग्रेस में देखें तो सलमान खुर्शीद हैं, दिग्विजय सिंह हैं, ऐसे बयान देते हैं जो राजनीतिक विवाद का कारण बनते हैं। तो ऐसे लोग हर दल में होते हैं। चलिए वर्मा साहब, ये भी देख लेते हैं कि आखिर हिंदुस्तान की राजनीति, हिंदुस्तान के अंदर जब चुनाव होता है तो पाकिस्तान में उसकी दस्तक कैसे होती है। चुनाव भारत में हो और पाकिस्तान में चर्चा ना हो, भला ऐसे कैसे हो सकता है। बीजेपी के पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी को लेकर पाकिस्तान में खूब चर्चा हो रही है। पाकिस्तानी संगठन जमात-उद-दावा के प्रमुख हाफिज मोहम्मद सईद ने मोदी पर पाकिस्तान में चल रहे हिंदुओं को भड़काने का आरोप लगाया है। तो वहीं मोदी का साथ मंच साझा करने वाले शिवसेना नेता रामदास कदम ने मुसलमानों पर निशाना साधा और क्या कुछ कहा अपने निशाने के दौरान, पेश हमारी खास रिपोर्ट। भारत एक ऐसा लोकतांत्रिक देश है जहां हो रहे चुनाव का असर पूरी दुनिया में देखा जाता है। तो भला ऐसे में भारत का पड़ोसी देश, खासकर पाकिस्तान, इसके असर से कैसे अछूता रह सकता है। हालांकि भारतीय चुनाव को पाकिस्तान में अपने ही ऐनक से देखे जाने की एक परंपरा सी रही है, इसलिए इस बार भी भारत के आम चुनाव को उसी नजर से देखा जा रहा है। इसलिए तो पाकिस्तानी संगठन जमात-उद-दावा के प्रमुख हाफिज सईद ने भारतीय चुनाव पर अपनी पैनी निगाह डालने की कोशिश की है। हालांकि हाफिज सईद की निगाह इस बार बीजेपी के पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी पर जा टिकी है। हाफिज सईद ने ट्वीट किया है, मैं चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी ये सुने कि पाकिस्तान में हिंदू, उनका जीवन और उनका सम्मान पूरी तरह सुरक्षित है और उनकी हालत वैसी नहीं है जैसा आपने मुसलमानों के साथ किया है। दरअसल हाफिज ने आरोप लगाया है कि मोदी पाकिस्तान में रह रहे हिंदुओं को उकसा रहे हैं। हाफिज ने आगे ट्वीट किया, इस्लाम हमें अन्य धर्म के मानने वालों के खिलाफ हिंसा की इजाजत नहीं देता। लेकिन हाफिज का अगला ट्वीट पाकिस्तानी ऐनक के लेंस की मिसाल पेश करता है। किसी भी भारतीय साजिश के तहत पाकिस्तान को बैटल ग्राउंड नहीं बनने दिया जाएगा। इसके साथ ही हाफिज ने भारत सरकार को भी निशाने पर लिया है। अब अगर अंदर की बात की जाए तो इसे क्या कहेंगे, जिसमें खुद मोदी के साथ मंच साझा करने वाले शिवसेना नेता रामदास कदम ने अपने भाषण में मुसलमानों और पाकिस्तानियों को निशाने पर लिया। रामदास कदम ने तो पाकिस्तान की बर्बादी के ऐलान के साथ ही
हिंदुस्तानी मुसलमानों को भी सबक सिखाने तक की बात कह डाली। जाहिर है ये सब कुछ ऐसी बातें हैं जो हाफिज सईद जैसे लोगों को टॉनिक फराहम करता है। इन सब के बीच बीजेपी ने पाकिस्तान में अपनी वेबसाइट को बंद कर मोदी की साइट को ओपन रखने का जो फैसला किया है वो लोगों को भी चौंका रहा है। बहरहाल पूरी स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद ये कह पाना थोड़ा आसान हो जाता है कि नरेंद्र मोदी को लेकर पाकिस्तान में कौतूहल जरूर मचा है, चाहे इसके पीछे की वजह कुछ भी हो। स्पेशल डेस्क, चैनल वन न्यूज। तो केवल हिंदुस्तान की सीमाओं के अंदर ही नरेंद्र मोदी के बारे में चर्चा नहीं हो रही, बल्कि सरहद पार पाकिस्तान में भी वरुण साहब चर्चा होने लगी है मोदी की। और आखिर सवाल यह है कि हिंदुस्तान में चुनाव है, हिंदुस्तान में इलेक्शन हो रहे हैं, पाकिस्तान में चर्चा क्यों हो रही है? देखिए, हिंदुस्तान पाकिस्तान दोनों देश पड़ोसी देश हैं और जो कुछ भी घटता है इन दोनों देशों में इसका असर दोनों देशों पर पड़ता है। भले हम अलग अलग दोनों देश हों, लेकिन एक दूसरे का जो भी घटना घटती हैं उनसे खुद को अलग ये दोनों देश नहीं कर पाते हैं, यहाँ की आवाम नहीं कर पाती हैं। जाहिर तौर पे हिंदुस्तान में चुनाव हो रहा है तो वहाँ की जो आवाम है, वहाँ की जो सरकार है, उसकी निगाह लगी है कि इस देश में कैसी सरकार बनेगी। देखिए, सरकारों से कूटनीतिक रिश्ते बदलते हैं, जो दो देशों के बीच के रिश्ते होते हैं उन पे असर पड़ता है और जो मुद्दे होते हैं उन पे असर पड़ता है। भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर एक बड़ा मुद्दा है, व्यापार एक बड़ा मुद्दा है, आतंकवाद एक बड़ा मुद्दा है और कुछ ऐसे मुद्दे हैं, जल संधि का मुद्दा है। ऐसे कई मुद्दे हैं जो भारत और पाकिस्तान के बीच अहम माने जाते हैं। लिहाजा अगर भारत में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनती है या कोई और सरकार बनती है, जाहिर तौर पे पाकिस्तान की जो सरकार है वो इसे जरूर तोलेगी। अगर भाजपा की सरकार बनेगी तो नजरिया चीजों का, मुद्दों पर जो दृष्टिकोण होगा वो उनका बदलेगा और अगर दूसरी सरकार को बनेगी तो उनका अलग नजरिया होगा। यह पाकिस्तान का रुख हो सकता है, लेकिन भारत में चाहे भाजपा की सरकार हो या गैर भाजपा की सरकार हो, कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जिसपे एक राष्ट्रीय नीति होती है। वो सरकार वो कोई दल आए उससे बदलती नहीं है। ये कश्मीर का मुद्दा, जहां तक मैं कहूं, चाहे कांग्रेस की सरकार केंद्र में रहे, भारत में रहे या भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार, वर्मा साहब, कश्मीर के मुद्दे पे भारत का स्टैंड जो था वो हमेशा एक ही रहता है। चलिए वर्मा साहब, और भी पाकिस्तान के बारे में जानेंगे कि आखिर हिंदुस्तान और पाकिस्तान में इस तरह की राजनीति के बारे में आखिर चर्चाएं क्यों हो रही है। लेकिन अभी एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, आप हमारे साथ बने रहिए, चर्चा जारी है 14 का चक्रव्यूह। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। 14 के चक्कर में लगातार हम दांव पे समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर राजनीति किस मोड़ पर जाने वाली है। मनोज वर्मा साहब पॉलिटिकल एडिटर मेरे साथ लगातार मौजूद हैं। वर्मा साहब, आखिर जो अब हाफिज सईद का बयान आया कि नरेंद्र मोदी पाकिस्तान में रहे हिंदुओं को भड़काने का काम कर रहे हैं, आखिर किस तरह की भड़काऊ बातों की बात कर रहे हैं, वो कैसे भड़का रहे नरेंद्र मोदी? देखिए, जैसे मैंने कहा आपसे पहले कि दोनों ही देशों में कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो अपने स्वार्थों के लिए इस प्रकार की बयानबाजी करते हैं। हाफिज सईद के बारे में भारत सरकार लगातार सवाल उठाती रही है कि देश भारत में अस्थिरता फैलाने के मामले में हाफिज सईद की क्या भूमिका रही है, उनसे जो संबंधित संगठन है उसकी क्या भूमिका रही है। तो हाफिज सईद ने जो बयान दिया है ये इस तरह का
कि साहब हिंदुओं को नरेंद्र मोदी भड़का रहे हैं, तो अपने में हैरानी डालने वाला है। जबकि पूरी दुनिया में देखा जा रहा है कि पाकिस्तान में जो अल्पसंख्यक हिंदू हैं उन पर किस तरह अत्याचार हो रहे हैं। हाफिज सईद अगर उसके बारे में बोलते तो ज्यादा बेहतर रहता। तो लिहाजा हाफिज सईद जैसे लोग जो हैं वो अपनी भावी राजनीति को देखकर इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान में कई उग्रपंथी संगठन हैं जिनकी पूरी दुकान भाजपा और शिवसेना जैसे राजनीतिक दलों को कोसने पे ही चलती है, नरेंद्र मोदी को कोसने पे ही चलती है। इसलिए हाफिज सईद भी वही काम कर रहे हैं जो पाकिस्तान के दूसरे उग्रपंथी संगठन करते हैं या आतंकवादी संगठन करते हैं। वर्मा साहब, एक चीज ये भी देखी गई कि पाकिस्तान के अंदर अगर हम हिंदुओं की बात करें तो वाकई वहां पर स्थिति जो है दयनीय बनी हुई है। लेकिन हाफिज साहब का यह कहना है कि इंडिया के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर जो मुसलमान रहते हैं उनकी स्थिति दयनीय है। जबकि अगर मैं शिवसेना के एक नेता की बात करूं, उनका बयान यह आया कि अगर मुसलमानों ने मोदी के फेवर में वोट नहीं किए तो उनको सजा भुगतनी पड़ेगी। तीनों को अगर मैं जोड़ूं तो किस तरह से देखना पड़ेगा? देखिए, हिंदू मुसलमान का सवाल सिर्फ नेताओं के लिए हो सकता, आवाम के लिए नहीं होता। लेकिन हाफिज सईद, ये साहब तो मुझे लगता नहीं है इनके आगे, उचित के नाम के आगे हाफिज साहब लगाया जाए इनके आगे, क्योंकि कई आतंकवादी मामलों को लेकर इन पर सवाल उठते रहे हैं। लेकिन हाफिज सईद जो राजनीति कर रहे हैं दरअसल, या जो इस तरफ से राजनीति हो रही है, वो पूरी तरह से भारत के इस चुनाव को ध्रुवीकरण करने की है। हाफिज सईद किसी तरह से देश के जो भारत में रहने वाले मुसलमान हैं या पाकिस्तान में रहने वाले लोग हैं, उनको ये नरेंद्र मोदी का भय दिखाकर उसी प्रकार की राजनीति करना चाहते हैं जैसी देश में कुछ दल कर रहे हैं। लेकिन जहां तक अगर हम देखें नरेंद्र मोदी को लेकर, सिर्फ पाकिस्तान, देखिए नरेंद्र मोदी इस समय एक ऐसा राजनीति का भारत में किरदार बन गए हैं जो सिर्फ देश की राजनीति में ही केंद्र बिंदु नहीं है, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी केंद्र बिंदु बन गए हैं। अमेरिका से चाहे वीजा का मामला उनका हो, चीन से नरेंद्र मोदी के संबंधों का सवाल हो, जापान से संबंधों का सवाल हो, या पाकिस्तान से रिश्तों का सवाल हो, ये ऐसे कूटनीतिक सवाल नरेंद्र मोदी के साथ जुड़ने लगे हैं अभी से। अभी वो प्रधानमंत्री बने नहीं हैं, लेकिन इन देशों में यह चर्चा होने लगी है कि यदि अगर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री भारत के बन गए तो भारत की विदेश नीति क्या होगी, जो भारत के साथ कूटनीतिक संबंध हैं वो किस तरह होंगे। ये ऐसे सवाल हैं जिनको लेकर दूसरे देशों में भी चिंतन मंथन शुरू हो गया। रिश्तों की बात आपने की जो पाकिस्तान से लेकर लगातार हमारे खटास जो है आती रही है। हाफिज सईद का अगर मैं ट्वीट बड़े गौर से पढ़ूं तो उन्होंने ये भी कहा कि नरेंद्र मोदी की बात उन्होंने निशाना साधा, कि भारत सरकार पर निशाना साधा कि ये ना समझे कि भारत की पाकिस्तान घुटने टेक देगा। तो मोदी पर निशाना था ये भी कि अगर मोदी की सरकार बनती है, बीजेपी की सरकार बनती है। देखिए, इस तरह कोई भारत की, अगर आप देखें भारत का जो जब से आजादी से दोनों देश अलग अलग हुए हैं, तब से आप देखिए कभी भारत ने पाकिस्तान पे हमला नहीं किया। जो भी कार्रवाई हुई वो पाकिस्तान की तरफ से हुई। और ना शायद मेरा जितना अपना ज्ञान रहा है, जितना मैं भारत के नेताओं के संपर्क में रहा हूं, चाहे वो कांग्रेस की हो, चाहे भाजपा की हो या दूसरे दलों की हो, कोई नेता इस तरह का बयान कम से कम जो जिम्मेदार पद पे है वो नहीं देता है कि पाकिस्तान को घुटने टेकवाने हैं। भारत की शायद सरकार की कभी कोई इच्छा भी नहीं रही कि पाकिस्तान घुटने टेके। मुझे याद आता है पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का वो बयान, उस कार्यक्रम में मैं भी था, कि जिसमें उन्होंने ये कहा था कि पड़ोसी नहीं बदले जा सकते हैं। पड़ोसी भारत और पाकिस्तान दोनों देश जहां वहीं रहेंगे और मिलके ही रहेंगे, और वही एक रास्ता होता है दो देशों के साथ रहने का। लेकिन हाफिज सईद जैसे जो लोग होते हैं, उग्रपंथी जो लोग होते हैं, वो शायद इस बात को नहीं समझते हैं, क्योंकि उनकी पूरी राजनीति, उनकी पूरी दुकान हिंसा और उग्र भाषा पे ही चलती है। मतलब एक टेंशन जो है पाकिस्तान के अंदर चली है नरेंद्र मोदी को लेकर। जिस तरह से भारत सरकार लगातार अपना नरम रवैया जो है पाकिस्तान के साथ में रखती रही है, वो रवैया कहीं नरम की जगह गर्म ना हो जाए मोदी की सरकार बनने के बाद, वो टेंशन है पाकिस्तान। देखिए, अगर पूर्व की हम बात करें, जिस समय अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी थी, तब भी इस प्रकार के सवाल पाकिस्तान में उठाए गए थे कि भाजपा की सरकार बन रही है, रिश्ते कैसे होंगे। लेकिन सबने देखा कि वाजपेयी जी के नेतृत्व में जो सरकार चली, भारत और पाकिस्तान के रिश्ते अच्छे हुए, बेहतर बने। देखिए, मैं जैसा पहले कह रहा था, सरकार किसी की बने, नेता कोई बने, देश की एक विदेश नीति होती है, और भारत एक ऐसा देश है जहां पर सरकार किसी दल की रहे, एक हमारी विदेश नीति है, किस देश के साथ कैसे संबंध रहेंगे। पाकिस्तान की तरह नहीं है कि वहां सेना कुछ तय करती है, सरकार कुछ तय करती है, उग्रपंथी संगठन कुछ तय करते हैं। भारत में इस तरह से नहीं होता है। इसलिए पाकिस्तान के मामले में भी भारत की जो नीति रहेगी, वो यदि यूपीए सरकार थी जो थी तब भी वही थी, और जो बीजेपी की सरकार बनेगी तब भी ही वैसी रहेगी। यह बात अलग है कि आतंकवाद के मुद्दे पर भाजपा सरकार या मोदी का रुख ज्यादा आक्रामक देखने को मिल सकता
रहा है, या कश्मीर के मुद्दे पे मोदी का रुख या भाजपा सरकार का रुख ज्यादा आक्रामक देखने को मिल सकता है। मतलब हाफिज सईद की अगर बात करें तो हिंदुस्तान के मुसलमानों को माइंड को कैप्चर करने की उन्होंने एक तरह से कोशिश की है ताकि वो ध्रुवीकरण यहां पर मुसलमानी वोट का कर सके। देखिए आरिफ, जब भी इस तरह के भारत में आतंकवादी वारदातें हुई हैं और इसमें सीमा पार के कुछ लोग पकड़े गए हैं, उनके पास से जो साहित्य हमारी जांच एजेंसियां बरामद किया है उसमें कई तरह की ऐसी सामग्री मिली है जिसमें गुजरात दंगों की बात होती है, जिसमें अयोध्या की बात होती है, जिनका पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के जो उग्रपंथी संगठन है, उग्रवादी संगठन है, या वहां की जो खुफिया एजेंसी है उसके इशारे पे भारत में अस्थिरता पैदा करने वाले तत्व हैं, वो इन मुद्दों को लेकर भारत के मुसलमानों में एक ये संकेत देने की कोशिश करते हैं कि भारत में मुसलमान सुरक्षित नहीं है और पाकिस्तान में ज्यादा सुरक्षित हैं। इसलिए ये ध्रुवीकरण यहां पर किया जा रहा है ताकि मुस्लिम वोटरों का ध्रुवीकरण करें और नरेंद्र मोदी के नाम पर हिंदुस्तान के मुसलमानों को डराया जा सके। ये हाफिज सईद साहब का एक मकसद लगता है। बिल्कुल, देखिए पाकिस्तान में नेता हैं ऐसे, पाकिस्तान में कुछ तत्व ऐसे हैं जो शिवसेना भाजपा के नेताओं को का नाम लेकर अपने पाकिस्तान में तो राजनीति करते हैं, लेकिन भारत के मुसलमानों को भी, भारत के अल्पसंख्यकों को भी, भारत की आवाम को भी गुमराह करने का काम करते हैं और इस बात की भारत की आवाम अच्छी तरह समझती है। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं अगर हिंदुस्तान की आवाम की बात की जाए, हिंदुस्तान के मुसलमानों की बात की जाए, हिंदुस्तान के हिंदुओं की बात की जाए, पूरी आवाम को यह पता है कि आखिर क्या गलत है क्या सही है। इस तरह से किसी के एक बयान पर हिंदुस्तान की आवाम बंटने वाली नहीं है, यह देश के दुश्मनों को जानना होगा। और जिस तरह से यहां पर राजनीति के अंदर कशमकश देखने को मिल रही है, यह कशमकश हर बार देखने को मिलती है, लेकिन हिंदुस्तान की अखंडता और उसकी एकता को तोड़ना इतना आसान नहीं है और ना ही कभी टूटी है और ना ही कभी टूटेगी। वर्मा साहब, आप मेरे साथ आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो 14 के चक्रों में मेरे साथ इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बाकी बड़ी खबरों के लिए आप लगातार जुड़े रहिए चैनल 1 के साथ। नमस्कार।